Assalamu alaikum. Thank you, Pima, for arranging a session on such an important topic. Although normal physiology and a normal phenomena for all women, but still we see problems arising. Although they should not have been there, but they are there. So thank you very much. Thank you, Dr. Azra, for inviting me. Thank you, Shazia, for introducing me. Okay, so are there any doctors here, or are there other people also? Non-doctors bhi hain idhar? Nurses? Okay, fine, good. कोई और नॉन मेडिकल भी कुछ लोग हैं? ओके, फाइन, गुड. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इस सूरह बकरा की आयत की तिलावत और तर्जुमा आपने सुन लिया. सूरह लुक़मान आयत 14 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 साल तक माँ दूध पिलाएगी. मसला क्या है फिर? मसला क्या है? सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ये है कि जो हम चाहते हैं, जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, इनके बारे में अहादीस भी हैं. WHO, यूनिसेफ भी यही चाहता है. पाकिस्तान में भी लोग यही चाहते हैं कि हर माँ 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाए. और फर्स्ट 6 मंथ्स में, जो पहले 6 माह हैं, उसमें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और कुछ देना ही नहीं है. मगर किसी कंट्री में ये चीज़ मीट अप नहीं हो रही. सिर्फ 194 नेशंस की कोई जो भी रिपोर्ट थी, उसमें से सिर्फ 23 कंट्रीज़ में 60% तक अचीव हो. पाकिस्तान में सिर्फ 18%. ग्रॉस में ले लें तो 100 में से सिर्फ 20 ख़वातीन शुरू से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती हैं, और 38% एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अभी थोड़ी हम आगे बात करेंगे 6 मंथ्स तक. अब ये लेटेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ होके 48 बता रहा है PDHS सर्वे. और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? तकरीबन 50% जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है पाकिस्तान के अंदर. क्यों? क्योंकि उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल रही, उनको कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग 2 इयर्स के लिए नहीं मिल रही. ये PDHS सर्वे है 2017-18 का. इसमें कहा है कि 38% से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 48% तक चली गई. अब ये ज़ाहिर है ऑथेंटिक है, इन एक्चुअल कहाँ से ये डाटा लिया गया या क्या हुआ, इस पे हम कमेंट्स नहीं कर सकते. मगर बहरहाल ये एक अच्छी फिगर नहीं है. इसमें भी आगे भी यही बताया है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा पानी, कहवा, चाय, गाय का दूध, भैंस का दूध, फॉर्मूला मिल्क, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे परसेंटेज में यूज़ की जाती हैं. एक चेंज तो आया है मगर स्टेडी इंक्रीज़ नहीं है. ये यूनिसेफ का अपडेट है 2020 का. खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ब्रेस्ट फीडिंग की, और सबसे कम कश्मीर में है. सिंध का इसमें जिक्र नहीं था, वो कहीं मिडवे बिटवीन है. अच्छा, ये ब्रेस्ट फीडिंग पे इतनी बात शुरू हुई, पहले बहुत इस पे बात हुई, फिर बीच में गैप आ गया. तो कब बात शुरू हुई थी? WHO, यूनिसेफ, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये ब्रेस्ट फीडिंग 10 स्टेप्स टू ब्रेस्ट फीडिंग डेवलप किए थे. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हर अस्पताल में जहाँ बच्चे पैदा होते हैं
वहाँ ये 10 स्टेप्स होने चाहिए ताकि कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग हो सके। पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया था और पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए ये वर्कशॉप्स बहुत फ्रीक्वेंटली हुए 1990s में, कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव अप्लाई किया जाता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को बनाया गया, बहुत सारे लोग ट्रेन किए गए, मगर उसके बाद एक बहुत लंबा गैप आ गया, उसको सस्टेन नहीं किया गया। 2017 में फिर थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई है जिसमें पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के बहुत सारे लोग एक्टिव हुए पहले, और इस 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का रिवीजन हुआ है इसमें, और दोबारा से कोशिश की जा रही है कि इस चीज़ को किया जाए, मगर एंथुजियाज्म की बहुत शदीद कमी है। हमारे पास एक्ट बहुत सारे होते हैं, तो एक्ट तो मौजूद है, 2023 में बना है सिंध में, टू गारंटी सिक्योर सफिशिएंट न्यूट्रिशन टू इन्फेंट्स एंड टू ओवरसी द मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, ये सब कुछ की पॉलिसी बनी हुई है, मगर पॉलिसी शायद सिर्फ पॉलिसी की हद तक ही रहती है। WHO ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव में बहुत सारी ये पॉलिसीज़, फिर वही बात है, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी है, सस्टेन करनी है, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, और काउंसलिंग। इसके अलावा इसमें ये भी है कि फैमिली सपोर्ट लीव, एंड कहीं पे वर्किंग मदर्स हैं तो उनकी लीव का कोई सिस्टम भी डिवाइस होना चाहिए, इसमें ये भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बहुत बात होती रहती है, जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इतने सारे गोल्स को हम टारगेट करेंगे कि उसमें बेहतरी आ जाए। WHO कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और 2030 तक सारे हॉस्पिटल्स टेकिंग केयर ऑफ मैटरनिटी बेबी फ्रेंडली हो जाने चाहिए। अभी कह तो रहा है, अब कुछ काम बहुत एंथुजियास्टिकली हम सबको मिलके करना पड़ेगा। इस एनाटमी को, हाउ द ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स, ओके, ये एनाटमी है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की। इसमें की मैसेज सिर्फ ये है, देखो जब आप करना शुरू करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग मदर की, फैमिली की। इसमें सबसे, ये पिक्चर मैंने इसलिए दिखाई है कि लैक्टिफेरस साइनसेस निप्पल पे नहीं होते, वहाँ सिर्फ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। लैक्टिफेरस साइनसेस यहाँ होते हैं एरियोला की मार्जिन के ऊपर। ये जब तक बेबी मुंह में सकल नहीं करेगा पूरा निप्पल, पूरा एरियोला लेकर, ये लैक्टिफेरस साइनसेस प्रेस नहीं होंगे, ब्रेस्ट मिल्क लेट डाउन नहीं होगा। तो जब आप काउंसलिंग करेंगे तो दिस इज अ की मैसेज। इसमें यह भी है कि जब आप मैनुअल एक्सप्रेशन सिखाएंगे तो भी प्रेस यहाँ पे होगा, प्रेस निप्पल पे नहीं होगा, वरना ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकलेगा। फिजियोलॉजी को समझना इसलिए यहाँ पर नीडेड है क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि बेबी की क्राई, बेबी की सकलिंग बेसिक स्टेप है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। उसके बगैर ये कहना बेकार है कि दूध नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा, ढमका नहीं आ रहा। दूध आएगा ही उसी वक्त जब बेबी सकल करेगा। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पेशेंट्स को बताएंगे। ये सारी रिफ्लेक्सेस बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं, मैं इस पे बात नहीं करूँगी, ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल, जब आप अपने वार्ड्स में जाएं तो आप सीखें कि किस किस तरह से आप मदर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। अटैचमेंट, अच्छा देखो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ बोल रही हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज़ इम्पॉर्टेंट हैं टू रिमेंबर, टू टीच योर जूनियर्स
एंड फॉर काउंसलिंग। अटैच पोजीशन मदर की होती है, अटैचमेंट बच्चे की होती है। ये गलत अटैचमेंट है, सिर्फ निप्पल मुंह में लिया हुआ है। ये प्रॉपर अटैचमेंट है, पूरा एरियोला मुंह में होना चाहिए, बच्चे का माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क, ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क, फार्मूला मिल्क, और भी कोई भी मिल्क, बफलो मिल्क भी हो सकता है, गोट का मिल्क भी हो सकता है। आप देखें एडल्ट काउ या बफलो, एडल्ट काउ बफलो की क्या वही डाइट है जो ह्यूमन डाइट है? नहीं। तो फिर न्यू बॉर्न की डाइट क्यों हम चेंज कर देते हैं? ह्यूमन बच्चे को काउ का दूध क्यों देना शुरू कर देते हैं, बफलो का क्यों देना शुरू कर देते हैं, हालांकि ह्यूमन मिल्क है उसके लिए। तो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही मसला है। ह्यूमन मिल्क ह्यूमन बच्चे के लिए, काउ का मिल्क काउ के बच्चे के लिए होगा। इसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग द ह्यूमन न्यूबॉर्न नीड, easily digestible, giving good calories. लो प्रोटीन है, लेस स्ट्रेस ऑन किडनीज, हाई लैक्टोज है, रेशियो ऑफ वेट टू केजीन, बेटर एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट है, इजीली डाइजेस्टेबल फैट है। काउ का फैट, बफलो मिल्क का फैट मैच नहीं करता ह्यूमन नीड के साथ। 87% वाटर कंटेंट है। आप माओ को समझाएं कि ऊपर से दूध नहीं देना फॉर द टोटल 6 months, ऊपर से पानी नहीं देना, पानी की नीड ही नहीं है। इसमें इतना पानी, बच्चे का स्टमक कितना सा है, इतना सा, उसमें 2 चम्मच भी पानी चला जाएगा तो मिल्क की जगह तो नहीं रहेगी ना, फिर बेबी मेल नरिश्ड हो जाएगा, वही ग्रोथ स्टंटिंग होगी। न्यूमरस इम्यून फैक्टर्स, आप इससे क्यों डिप्राइव करना चाहते हैं? काउ मिल्क, बफलो मिल्क ये नहीं प्रोवाइड करेगा, फॉर्मूला मिल्क भी नहीं करेगा। एलर्जीज से डिले करता है, मुख्तलिफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस, एस्मा डिले करता है, रिड्यूस करता है इंसिडेंस। अच्छा, हमको तो खैर पता है, मगर आमतौर पे जनरल पॉपुलेशन कोलोस्ट्रम से बहुत घबराती है कि ये गंदा है, पता नहीं पानी, इसको पहले निकालना है, फेंकना है, पता नहीं क्या करना है। हालांकि ये गॉड का गिफ्ट, अल्लाह ताला का गिफ्ट है ये बेबी के लिए, जो मदर से उसको मिल रहा है। द बेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज एग्जैक्टली नीडेड टू द न्यू बॉर्न। उसमें लेक्सेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, तो गुट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती, खुद ही वो मेकोनियम स्पेल कराता है। अच्छा, अब ये टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेज और मिडवाइफ्स होती हैं मरीज़ के साथ। आपको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्टिमम का मतलब होता है कि द बेस्ट दैट वी वांट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट वी वांट। अर्ली इनिशिएशन विदिन 1 hour ऑफ बर्थ, नो प्रीलैक्टियल। प्रीलैक्टियल फीड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, एनीथिंग एक्स्ट्रा, कहवा, चाय, शहद, गुट्टी, एनीथिंग एल्स, exclusive, nothing else than the breast milk for 6 months. No water, no water, no water. Demand feeding, जब भी बच्चा कहेगा, कितने मिनट हो गए? नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके। जब भी बच्चा मांगेगा तो दूध देना है, बच्चा रोएगा तो 2 ही वजह होती हैं, या उसे दूध चाहिए या वो गीला है, और कोई वजह नहीं होती। फ्रीक्वेंट फीडिंग, अगर फ्रीक्वेंट फीडिंग डे नाइट नहीं होगी, प्रोलैक्टिन बनना बंद हो जाएगा उतनी देर के लिए। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तब हम मरीज़ को समझा पाएंगे।
कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years, 6 months पे वीनिंग होती है। अच्छा, मदर के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं डेफिनेटली। पीपीएच से प्रिवेंट करता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड रिड्यूसेस आयरन लॉस, ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर से बचाता है, बॉन्डिंग होती है, प्राइड सेटिस्फैक्शन होती है। बच्चे के बारे में बहुत सारी बात कर ली, मगर मेनली जीआई इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया से बचाता है, ग्रोथ अप्रोप्रिएट होती है, एलर्जीज से बचाता है, एंटेरोकोलाइटिस से बचाता है। लेटर लाइफ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, चाइल्डहुड प्लस एडल्ट ओबेसिटी, इन सब से बचा रहा है ये ब्रेस्ट फीड। 14 times more likely to survive than non-breastfed children. फैमिली, भाई बच्चा बीमारी नहीं होगा तो फैमिली बचेगी ना बहुत सारी चीज़ों से। कंट्री फॉरेन एक्सचेंज से बचेगी, हेल्दी बेबी होंगे, हेल्दी नेशन होंगे, चाइल्ड सर्वाइवल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। नहीं हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कॉस्ट, रिकरेंट इन्फेक्शंस, swallowing, एयर एंड निप्पल कन्फ्यूजन, एलर्जीज हैं, डाइल्यूशनल एरर्स हैं, इनकन्वीनियंस है, रात को उठ के बोतल गर्म करनी है, धोनी है पहले। फिर गैप्स क्या हैं? देखो हमारी बहुत हर लेवल पे गैप है, मगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, ना हम एंटीनेटल काउंसलिंग करते हैं, ना डिलीवरी के टाइम पर हम कोई प्रैक्टिकल हेल्प करते हैं, ना हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड उसी वक्त डिलीवरी के फ़ौरन बाद लगवाते हैं। बहुत सारे सिजेरियन हो जाते हैं, उसके बाद तो बस पता नहीं, बच्चा तो अलग माँ अलग। नर्सरी में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ पे न्यूनेटोलॉजिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एनआईसीयू स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे फार्मूला मिल्क इजीली स्टार्ट हो जाता है कि माँ तो अभी सीजर हुआ है उसका। बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, हेल्दी हेल्दी बच्चे, खूबसूरत बहुत मिल्क फार्मूलाज। न्यूक्लियर फैमिलीज होनी शुरू हो गई हैं, बड़ों के पास आजकल नानियों दादियों के पास भी कोई टाइम नहीं। माँ भी जो है ना वो सोशल मीडिया पे लगी रहेगी, बच्चे को दूध पिलाने का किसी के पास टाइम नहीं है। मिसबिलीव्स बहुत सारे हैं, मिसबिलीव्स बहुत सारे हैं कि मदर बहुत थकी हुई है, भाई अभी तो उसकी डिलीवरी हुई है, ये सीजर हुआ है, अभी तो कोलेस्ट्रम तो पहले हट जाए उसके बाद कुछ करेंगे, पानी तो चाहिए उसको, प्री लैक्टल फीड्स ट्रेडिशनल हैं, मिल्क तो बहुत कम। मेरे बच्चे का तो पेट ही नहीं भरता कभी भी। बच्चे का पेट उस वक्त भरेगा जब आपने प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को ठीक से किया हुआ होगा, फ्रीक्वेंट डिमांड फीडिंग, तब मिल्क ठीक आएगा। अच्छा, कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ है तो नहीं, ग़िज़ा पूरी नहीं हो रही तो बच्चे का दूध तो बन ही नहीं रहा। इसलिए हेल्दीएस्ट बेबी कौन है? जो प्लम्प है और जिसको हर किस्म का पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। वो उस वक्त लगेगा बहुत अच्छा, बाद में नहीं लगेगा। बाद में उसे चाइल्डहुड ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ सब कुछ होगा बाद में उसको। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ ठीक है, हैं प्रॉब्लम्स, मगर काउंसलिंग से इसमें से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इस काउंसलिंग पे बहस करेंगे तो शाम हो जाएगी, इसलिए कर नहीं सकते। बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है द क्रिटिकली सिक मदर, जो कि आईसीयू में एडमिट है। ठीक है, तो फिर जहाँ पे वाकई नीड है वहाँ पर दूसरी चीज़ के बारे में बात की जा सकती है कि फिर मदर मिल्क अगर नहीं मिल सकता तो फिर क्या तरीक़े इख्तियार किए जाएं। तो हमारा क्या रोल है? एंटीनेटल काउंसलिंग के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे ग्रुप काउंसलिंग करवाएं अपनी ओपीडीज़ में, चाहे इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाएं या कंबाइंड करवाएं। वीडियोस लगा दें, टीवी लगा दें, वहाँ पर पैम्फलेट्स दे दें, पिक्टोरियल चार्ट्स दे दें, पेशेंट लीफलेट्स दें, कुछ भी करें। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है हमारी जिम्मेदारी है, जिसने बच्चा पैदा करवाया उसकी जिम्मेदारी है कि विदिन 1 आवर ब्रेस्ट फीड से लगा दे। सिजेरियन सेक्शन होने से कुछ नहीं होता। कंटिन्यूड हेल्प एंड काउंसलिंग एक दफ़ा करके ख़त्म नहीं हो गया है,
उसको बार बार उसको पोस्टनेटल वार्ड में उसके मसाइल को समझना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी, उसकी और उसकी फैमिली काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ मदर की काउंसलिंग करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी करनी पड़ेगी। रूमिंग इन फैसिलिटी, पता है क्या होती है? बच्चा पीड्स नर्सरी में दाखिल है, माँ को वहाँ पे बेड मिलना चाहिए ताकि वो माँ बच्चे के साथ रहे। कम्युनिकेशन के बारे में बहुत लंबा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो प्रॉपरली रिकग्नाइज करें मदर की प्रॉब्लम, उसको अनसुनी नहीं कर दें, फिर वो छोड़ देगी वरना ब्रेस्ट फीड कराना। कैंगरू मदर केयर सबको पता है आजकल, ठीक है? प्रीटर्म बच्चे हैं, कैंगरू मदर केयर में ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती, कोई मसला नहीं है, ठीक है? इसको प्रोमोट करें। मिल्क एक्सप्रेशन एंड स्टोरेज खुद भी सीखें, आगे सिखाएं। और हमारी क्या जिम्मेदारी है? रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रिकल डाउन द ट्रेनिंग। और देखो, सिर्फ हमें ऑब्स एंड गायनी वार्ड में काम नहीं करना पड़ेगा, पीडियाट्रिक्स, NICU स्टाफ, सारे मैटरनिटी यूनिट्स के तमाम कंपोनेंट्स, और इसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इनको सबको, फार्मेसिस्ट, ताकि वहाँ पर मिल्क फार्मूलाज सामने रखे हुए ना हों। आपको पता है वो जो पॉलिसी जिसकी बात की है उसमें ये है कि मिल्क फार्मूलाज फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स में सामने दिखने नहीं चाहिए। हाँ, जिस बच्चे को रियल नीड है उसके लिए वो साइड में कहीं पड़े हुए होने चाहिए। काउंसलिंग का की रोल है, 360 डिग्री हर तरफ चलेगी काउंसलिंग, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किल्स टू बी एम्प्लॉयड, इंफॉर्मेशन लिपलेट्स, ये सब बात हो गई, वीडियोस, एंथुजियाज्म हमें शो करना पड़ेगा। सोसाइटीज़ हमारी, जैसे आज हो रही है एक बात, तो कंटिन्यूड रिफ्रेशर कोर्सेज, CME सेमिनार्स, मीडिया मार्केटिंग, अप्रोच टू द हायर अथॉरिटीज़। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग रिवाइज किए हैं, इसके पिक्टोरियल चार्ट्स अवेलेबल हैं। हमें हर मैटरनिटी यूनिट के अंदर उसे माउंट करना चाहिए। फंड्स मोबिलाइजेशन एंड द एम is to make all healthcare facilities as baby friendly, should not be restricted to the government sector. CMWs, LHWs, LHVs, social media market, सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी थोड़ा सा रोल प्ले कर सकता है, उसमें तो कोई नहीं है ना यहाँ पर। वो जो लाइसेंस करते हैं वो एक उसमें क्लॉज बना दें कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होगा तो लाइसेंस मिलेगा। बेबी केयर सेंटर्स एट वर्क प्लेसेस होने चाहिए, जैसे डाउ यूनिवर्सिटी में दोनों कैंपसेस में अल्हम्दुलिल्लाह बेबी केयर सेंटर्स मौजूद हैं फैकल्टी एंड स्टाफ के लिए। वो अपने बच्चे लेकर आते हैं, उस बेबी केयर सेंटर में रखते हैं, ब्रेस्ट फीड भी करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर्स शॉपिंग एरियाज़ में भी होने चाहिए, कुछ जगहों पर हैं, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे होते हैं आमतौर पे, शॉपिंग सेंटर में कईयों में हैं, और भी होने चाहिए, वाइड स्प्रेड होना चाहिए। ये लंबी सारी लिस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। 10 स्टेप्स ये आप और हम अपने जगह पर पोस्ट करें, इसके इस तरह के पिक्टोरियल चार्ट्स अवेलेबल हैं। सो वी हैव टू यूनाइट टू रिवाइव ब्रेस्ट फीडिंग।